फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में आज हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन के निर्माण के बारे में। जो यूरिन के जो निर्माण की जो क्रिया होती है वो 3 पदों में होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि परानिसंदन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि वर्णनात्मक अवशोषण, देन है सिक्रेशन यानी कि स्त्रावण। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बोमेन जो कैप्सूल होते हैं वो एक सी सेल्स की भांति कार्य करते हैं। जो नेफ्रॉन होता है, जो वृक्क होते हैं, उनके जो बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट होते हैं, वो छलनी की भांति कार्य करते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलस की, वो एक जटिल जालनुमा संरचना होती है यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। और ये जो रक्त कोशिका होती है ब्लड कैपिलरीज, वो एंडोथेलियल लेयर द्वारा आश्रित होती है यानी कि घिरी हुई होती है। अभिवाही तथा अपवाही अगर धमनिका की अगर हम बात करें एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो हम देखते हैं कि जो अभिवाही जो धमनिकाएं होती है उनका व्यास तो अपवाही धमनिकाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है यानी कि बड़ा होता है। इस कारण क्या होता है कि एक निश्चित समय में जितना रक्त प्रवेश करता है उतना का उतना जो ब्लड होता है वो उस समय में निकल नहीं पाता है। अतः रक्त पर क्या होता है, बहुत अत्यधिक दबाव पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो यानी कि जल स्थैतिक जो दाब होता है वो जलीय अणुओं द्वारा नेफ्रॉन की भित्ति पर लगने वाला दाब होता है। ह्यूमन में क्या होता है, मानव में ग्लोमेरुलर जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है यानी कि जो दबाव होता है, जो दाब होता है, वो 60 mmHg होता है नॉर्मली देखा जाए तो। देन हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर इज बोमेन कैप्सूल प्रेशर, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल संपुट की जो दीवारें होती है उन पर भी वो भी क्या करते हैं, एक दबाव जो होती है वो क्रिएट करती है, एक दाब जो कि कितना होता है 18 mmHg होता है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं थर्ड टाइप का प्रेशर यानी कि ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ग्लोमेरुलीय कोलाइडी परासरणीय दाब। और ये जो दाब होता है वो ग्लोमेरुलस में उपस्थित जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोलिजन, इनके कारण उपस्थित होता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्लोमेरुलर की एंडोथेलियल को भेद नहीं सकते हैं, छल नहीं सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक दबाव बन जाता है, एक प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका जो मान होता है वो 32 mmHg होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देन हम बात करते हैं कि जो रुधिर जो प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा का लगभग 1/5% जो भाग होता है वो बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है, यानी कि ये जो छन करके कितना ये जो तरल होता है वो बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचता है। और इस द्रव्य को, इस तरल को नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि परानिसंदन कहा जाता है। देन हम बात करते हैं जो टोटल फिल्ट्रेशन रेट के बारे में, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन जो रेट होती है उनके बारे में। हम देख चुके हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान 60 होता है, जबकि बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलर कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का मान 18 + 32 होता है। टोटल नेट फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें तो एक जो नेट फिल्ट्रेट जो रेट होती है वो 10 mmHg होती है, यानी कि इतना ही जो दाब होता है वो परानिसंदन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। ग्लोमेरुलर कोशिकाओं में आने वाले ब्लड में जो कि अभिवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्टरियोल्स द्वारा लाया जाता है। इस रक्त में जल, प्रोटीन्स, यूरिक अम्ल, यूरिया, क्रिएटिनिन, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज व लवण उपस्थित होते हैं। ब्लड के कोलाइडल प्रोटीन्स यानी कि एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूल्स, इनके अलावा जितने भी जो पदार्थ होते हैं हानिकारक या लाभदायक जो तरल होते हैं वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पहुंच जाते हैं। सेकेंड टाइप जो हम बात करते हैं, सेकेंड स्टेप सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि वर्णनात्मक अवशोषण।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से प्राप्त जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो क्रमशः समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैले लूप व दूरस्थ कुंडलित नलिका से होता हुआ संग्राहक नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश करता है। इस पूरे मार्ग से, संपूर्ण मार्ग से गुजरते हुए जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है वो फाइनली यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट जो होता है वो समीपस्थ कुंडलित यानी कि प्रॉक्सिमल जो ट्यूबल होती है उससे आगे बढ़ता है, तो उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन व क्लोराइड जैसे पदार्थों की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है। जो समीपस्थ जो कुंडलित भाग होता है वृक्क नलिका का, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के जितने लाभदायक जो पदार्थ होते हैं जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फॉस्फेट इत्यादि का क्या करता है, पुनः अवशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जल के अतिरिक्त जितने भी लाभदायक जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सक्रिय अभिगमन होता है। हेनले लूप की अगर हम बात करें तो हेनले लूप की जो अवरोही जो भुजा होती है वो पानी तथा विलय के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, लेकिन जो आरोही भुजा होती है वो पानी हेतु अपारगम्य होती है। इस भाग में क्या होता है कि सोडियम तथा क्लोराइड जो होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। इस प्रकार जो दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो भाग होता है इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन यानी कि जो जल का अवशोषण होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अवशोषण क्रिया में एल्डोस्टेरोन तथा एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक नामक जो दो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सक्रिय सहायता प्रदान करते हैं, जिनसे कि क्या होता है कि रक्त नलिकाओं में ये जो क्रिया होती है वो तीव्रता से संपादित हो जाती है, यानी कि अवशोषण की जो क्रिया होती है वो जल्दी संपूर्ण होती है। देन हम बात करते हैं स्त्रावण यानी कि सिक्रेशन। नेफ्रॉन्स पर लिपटी हुई जो ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो रक्त कोशिकाओं में जो ब्लड होता है उसमें बचे हुए जो उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन इत्यादि को क्या करते हैं, जो नेफ्रॉन की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती है और उसके बाद में इन्हें क्या कर देती है कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में स्त्रावित कर देती है, यानी कि सीक्रेट कर देती है। आगे डाइल्यूशन मैकेनिज्म यानी कि जो यूरिन किस प्रकार से डाइल्यूट होता है उसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे। हम जानते हैं कि स्टूडेंट जो शरीर में जो आंतरिक वातावरण होता है, शरीर का आंतरिक वातावरण, उसमें किसी तरल की जो ऑस्मोलिटी यानी कि जो परासरणीयता होती है वो 300 ml पर ऑस्मोल होती है, यानी कि 300 मिलीलीटर ऑस्मोल प्रति लीटर जल होती है। शरीर में जल की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है कि जो परासरणीयता ऑस्मोलिटी होती है वो कम होती जाती है और ऑस्मोलिटी कम होने पर क्या होता है कि एडीएच जो होता है उसका सिक्रेशन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन तो कम होता है, जबकि जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन अधिक होने लगता है। इससे क्या होता है कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स तथा संग्राहक जो नलिकाएं होती है उनसे NaCl तथा अन्य लवणों का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि वाटर जो होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी जो वॉल जो दीवार होती है वो वाटर के लिए नॉन परमिएबल यानी कि अपारगम्य होती है। तो इस प्रकार जो क्या होता है कि हेनले लूप से जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में आया हुआ जो फिल्ट्रेट होता है, जो निस्संदन होता है वो लो कंसेंट्रेट होता है, यानी कि उसमें उनकी जो परासरणीय जो होती है सांद्रता होती है वो कम होती है, ऑस्मोलिटी जो होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर के लिए अपारगम्य होती है, जिसके कारण कि क्या होता है कि जो यूरिन जो होता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, यानी कि निम्न परासरणीय जो होता है, लो ऑस्मोलिटी वाला जो यूरिन होता है उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है और इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो 65 ml पर ऑस्मोल होती है। ये तो थी डाइल्यूशन मैकेनिज्म की बात। आगे हम बात करते हैं काउंटर करंट मल्टीपल सिस्टम या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, यानी कि प्रतिधारा गुणक प्रणाली या फिर यूरिन के सांद्रीकरण की क्रियाविधि भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो वृक्क जो होते हैं, किडनीज में पाए जाने वाले जो नेफ्रॉन्स होता है, इस कार्य के लिए
जो प्रतिधारा जो गुणांक प्रणाली है, इस कार्य की जो हेनले लूप होता है वो एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये हेनले लूप की सहायता से क्या होता है, यूरिन वातावरण में मिलने वाले जल की प्राप्ति व दूसरे कारकों के आधार पर यूरिन को कम या अधिक सांद्रित कर पाते हैं। यानी कि यूरिन जो होगा वो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो, यानी कि वो निम्न सांद्रता वाला होगा या अधिक सांद्रता वाला होगा, ये इनका जो इसकी जो डिपेंड होती है, मतलब इसकी जो निर्भरता होती है वो जल की प्राप्ति व दूसरे कारकों के आधार पर डिपेंड करती है। यही कारण होता है कि जो ह्यूमंस और जो हाई मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें यूरिन की जो परासरण सांद्रता यानी कि ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। रक्त की प्लाज्मा की सांद्रता की तुलना में इनकी यूरिन की जो परासरणीय सांद्रता होती है वो ज्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप और मतलब हम कह सकते हैं जो यूरिन होता है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है, यानी कि अति परासरणीय होता है। वृक्क उत्सर्जन के अतिरिक्त क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल, लवण व नाइट्रोजन का जो नियमन होता है वो किडनीज के द्वारा होता है। अतः इनमें क्या करते हैं कि द्रव संतुलन का नियमन होता है। इसके अलावा जो विद्युत अपघट्य यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी सांद्रता का भी नियमन जो होता है वो किडनीज के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट जो प्रतिधारा जो गुणांक प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल जो डक्ट होती है यानी कि समीपस्थ जो कुंडलित जो नलिका होती है ट्यूबल्स की, नेफ्रॉन्स की, वो क्या होती है कि जल के लिए स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, यानी कि वाटर जो होता है इनसे आ जा सकता है। इसके अलावा जो हेनले लूप की जो डिसेंडिंग जो लिम्ब होती है यानी कि अवरोही जो शाखा होती है वो भी क्या होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जो हेनले लूप की जो शाखा होती है असेंडिंग लिम्ब यानी कि आरोही जो शाखा होती है वो जल के विसरण के लिए अपारगम्य होती है। इसके अलावा अगर आगे हम बात करते हैं जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि जो दूरस्थ कुंडलित जो नलिका है, इसकी जो पारगम्यता होती है वो आसपास के कारकों के अनुसार क्या होती है, घट या बढ़ सकती है। और इसी भाग पे क्या होता है, हार्मोन जैसे एडीएच आदि की भी क्रिया होती है। प्रतिधारा प्रणाली में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट द्वारा हेनले लूप की अवरोही शाखा से आरोही शाखा में जाते वक्त क्या होता है, सोडियम जो होता है वो आरोही शाखा से सक्रियता से तेजी से बाहर आते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि असेंडिंग लिम्ब जो होती है, असेंडिंग जो लिम्ब होती है उनसे तो क्या होता है कि सोडियम जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं, और सोडियम जो होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं। तो ये बाद में क्या होता है कि जो अवरोही जो शाखा होती है यानी कि जो अवरोही यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, आगे की जो लिम्ब होती है उसके द्वारा जो सोडियम होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। आरोही शाखा से तो क्या होता है कि सोडियम बाहर निकल जाते हैं, जबकि हेनले लूप की अवरोही शाखा से सोडियम जो होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, जहां ये निष्क्रिय रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सामान्य दिशा में ये सोडियम जो आयंस होते हैं वो समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा होते हैं वो पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, और यहाँ से अवशोषित होकर के ये रुधिर परिवहन में वापस चले जाते हैं। सोडियम की जो अतिरिक्त जो मात्रा होती है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी कि उत्सर्जित हो जाती है। यही ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है वो हेनले लूप की अवरोही नलिका से दूरस्थ कुंडलिका में जाते वक्त क्या होता है कि सोडियम के निकलने पर क्या होता है कि हाइपोटोनिक हो जाता है। लेकिन जहां से फिल्ट्रेट संग्रह नलिकाओं यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से गुजरते हुए चारों ओर द्रव माध्यम व हेनले लूप के शीर्ष वाले फिल्ट्रेट की जो आवश्यकता अनुसार क्या होता है, वापस क्या हो जाता है, हाइपर टॉनिक हो जाता है, यानी कि अति परासरी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि हाइपर ऑस्मोटिक या फिर हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन होता है। देन हम बात करते हैं यूरिन के बारे में। ब्लड प्लाज्मा तथा यूरिन में एक डिफरेंस होता है कि जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यू होता है, यानी कि वो लगातार बनता रहता है। और यूरेटर में क्या होता है कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स यानी कि क्रमाकुंचन जो गतियां होती है उनके द्वारा जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होती है कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी कि अनैच्छिक पेशियां होती है
जिनके ऊपर क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के ग्राही पाए जाते हैं, जिनके इंडक्शन यानी कि उत्प्रेरण से क्या होता है कि रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है यानी कि परिवर्तन, जिससे कि जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो क्या करता है, थोड़ा रुक रुक करके कॉन्ट्रैक्शन करता है यानी कि संकुंचन करता है, और जो इसके फलस्वरूप जो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है यूरिनेशन या फिर मिक्टुरेशन। देन हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति। यूरिन फॉर्मेशन तथा उसके एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, एक्सक्रीशन के अलावा जो किडनीज होती है वो वाटर बैलेंस यानी कि जल का संतुलन, इसके अलावा साल्ट बैलेंस यानी कि लवणों का संतुलन, और अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस जो बैलेंस होती है उसकी भी मात्रा को बनाए रखते हैं, जिससे कि जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है वो स्टडी स्टेट में आ जाती है यानी कि अपनी स्थायी अवस्था में रहती है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति कहा जाता है। वाटर बैलेंस में क्या होता है कि जो किडनीज होती है वो ब्लड में से यानी कि रक्त में से जल की जो अतिरिक्त मात्रा होती है उसको अलग करके इसको यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर देती है यानी कि यूरिन के साथ उसको निष्कासित कर देती है। देन हम बात करते हैं लवण संतुलन यानी कि साल्ट बैलेंस। ब्लड में उपस्थित आवश्यकता से अधिक लवणों को भी किडनीज में क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होती है उनके द्वारा अलग कर निष्कासित कर दिया जाता है, उनका भी एलिमिनेशन कर दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो लवण होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात रह सके, यानी कि उनकी जो मात्रा ना वो कम, न तो आवश्यकता से कम हो न आवश्यकता से ज्यादा हो। देन हम देखते हैं कि एसिड बेस बैलेंस यानी कि अम्ल क्षार संतुलन में क्या होता है कि कोशिकीय ग्लूकोज के उपापचय के फलस्वरूप जो CO2 होती है वो क्या करती है, वाटर यानी कि RBC में उपस्थित जो जल होता है उसके साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये कार्बोनिक जो एसिड होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड वापस क्या करता है, वियोजित होकर यानी कि पृथक्कित होता है H+ आयन तथा बाई कार्बोनेट में। देन ये जो H+ आयन जो होते हैं वो रक्त की H+ आयन के कारण क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो एसिडिटी यानी कि रक्त की जो अम्लता होती है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, और इन H+ आयनों का निष्क्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि उनको क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ती रहती है, और इनका कार्य जो करती है वो अमोनिया करती है। ये अमोनिया क्या करती है, इन H+ आयनों के साथ जुड़ करके अमोनियम आयन बनाती है यानी कि H4 आयन। देन हम बात करते हैं इसी तरह ब्लड में उपस्थित जो ग्लूटामिक जो एसिड होता है उसके ऊपर एक एंजाइम यानी कि ग्लूटामेनेज एंजाइम जो होता है वो कार्य करता है, और ये ग्लूटामिनेज जो एंजाइम होता है वो नेफ्रॉन्स में पाया जाता है यानी कि जो रक्त नलिकाएं होती है उनमें पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ग्लूटामिक अम्ल जो होता है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो अमोनिया होती है वो H+ आयनों के साथ संयुक्त होकर के अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि सोडियम से भी इसी प्रकार क्या होता है, सोडियम से भी अन्य जो आयन्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। देन आगे अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का हार्मोनियल नियंत्रण तथा नियमन। इसमें क्या होता है कि जो किडनीज होते हैं उनके कार्य का जो नियंत्रण होता है वो मुख्य हार्मोन्स करते हैं, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एड्रिनल स्टेरॉइड, और उसके बाद में रेनिन एंजियोटेंसिन संस्थान। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। ये जो हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस में संग्रहित रहते हैं। ये ऑक्टोपेप्टाइड्स होता है, और इस हार्मोन का जो कार्य होता है वो क्या करता है कि किडनीज के द्वारा जल के अवशोषण का नियमन करता है। सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन है एड्रिनल स्टेरॉइड। एड्रिनल स्टेरॉइड में होते हैं मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तथा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं जल तथा लवणों के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो दूरस्थ कुंडलिक नलिका होती है, जो ब्लड होता है उनसे भी जल तथा लवणों के उत्सर्जन का हेल्प करते हैं।
देन हम बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन संस्थान यानी कि सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो मेन जो हार्मोन होता है वो एक रेनिन हार्मोन होता है, जो कि क्या करता है कि जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जो होती है सेल्स होती है, जो कि किडनीज में प्रेजेंट होती है, वो सेल्स क्या करती है, एक एंजाइम जो होता है रेनिन का सिक्रेशन करती है। ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि एक प्रोटीन होता है, इसके साथ इसके ऊपर क्रिया करके क्या करता है, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होता है, फर्दर एक कन्वर्टिंग एंजाइम जिसे कि परिवर्ती एंजाइम कहते हैं, उसके थ्रू किस में बदल जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसको हाइपरटेंसिन भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, आर्टरियोल्स यानी कि धमनियां जो होती है उनका संकुचन करके जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृक्क कार्यों का नियमन होता है, रेगुलेशन होता है।